तो चलिए आज बात करते हैं शादी की, लेकिन एक रोमांटिक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन के तौर पर। आइए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस 500 साल पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल सलाह से। क्योंकि सच कहूं तो ये सलाह हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक के बारे में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो इसका मूल विचार क्या है? वो ये है कि शादी किसी इंसान को बदलती नहीं है, बल्कि वो उस चीज को और बढ़ा देती है जो उसके पास पहले से है, चाहे वो अच्छी चीज हो या कोई कमी हो। तो अगर हम शादी को जिंदगी का सबसे बड़ा अलायंस माने तो सवाल ये उठता है कि इसकी सक्सेस या फेलियर आखिर किस चीज पर निर्भर करती है। जवाब एक शब्द में है, लेवरेज, यानी सौदेबाजी की शक्ति। समझ लीजिए ये शादी के नेगोशिएशन में एक सीक्रेट करेंसी की तरह काम करती है। देखिए, समाज हमें लेफ्ट वाला रोमांटिक व्यू बेचता है ना? लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असलियत राइट साइड वाली पावर स्ट्रक्चर के कहीं ज्यादा करीब है। मतलब एक ऐसी बेरहम सौदेबाजी जहां हर एसेट को नापा तौला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लेवरेज वाली करेंसी अलग अलग कल्चर्स और कॉन्टेक्स्ट्स में आखिर दिखती कैसी है। हिस्ट्री में इसकी बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। नेपोलियन हो या वॉरेन बफे, दोनों ने ही अपनी शादियों में एक मजबूत पोजीशन से एंट्री की। उन्होंने इस अलायंस का इस्तेमाल एक एम्पायर खड़ा करने के लिए किया, ना कि सिर्फ स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए। रूरल बांग्लादेश में तो ये लेवरेज बिल्कुल साफ साफ दिखता है शादी के पेमेंट्स के जरिए। जो ब्राइड प्राइस है यानी वधु मूल्य, वो घर में औरत की वैल्यू और उसकी पावर का एक डायरेक्ट इंडिकेटर है। और इस पावर के नतीजे भी मापने लायक हैं। देखिए, जैसे ही ब्राइड प्राइस टोटल मैरिज पेमेंट का 10% से बढ़कर 30% तक पहुंचता है, उस औरत के कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करने के चांसेस, जो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर का एक बहुत बड़ा साइन है, पूरे 8% पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कोई इस अलायंस में बहुत कम या बिना किसी लेवरेज के एंटर करता है? दांव बहुत ऊंचे लग जाते हैं। ईरान में कम उम्र में शादी करने वाली यंग कुर्दिश महिलाओं पर एक स्टडी हुई और इससे पता चलता है कि जब कोई बेहद कमजोरी की पोजीशन से शादी में एंटर करता है तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। इस स्टडी की एक पार्टिसिपेंट का ये कोट इन आंकड़ों को एक दिल दहला देने वाली इंसानी सच्चाई में बदल देता है। लेकिन स्टडी में एक और बात सामने आई। करीब करीब 1/4 औरतों के लिए शादी दरअसल और भी बुरे फैमिली हालात से बचने का एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। ये बात फिर से उसी आइडिया को मजबूत करती है कि शादी एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी है। अब थोड़ा वेस्ट की तरफ चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का पावर डायनामिक नए और अनएक्सपेक्टेड प्रेशर पैदा कर रहा है। 2018 में अमेरिका में आधे से ज्यादा घरों में डुअल इनकम थी और अब एक बढ़ती हुई संख्या में औरत ही घर की प्राइमरी ब्रेडविनर यानी मुख्य कमाने वाली है। लेकिन अपनी फाइनेंशियल लेवरेज के बावजूद ऐसी औरतों को अक्सर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स तोड़ने की वजह से जबरदस्त इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। मतलब पावर स्ट्रक्चर इतना सीधा भी नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। इस अदृश्य पिंजरे का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक 23 साल का मशीन ऑपरेटर है जिसकी शादी एक टीचर से हुई है जो उससे ज्यादा कमाती है। अब वो ज्योग्राफिकली एक जगह बंद गया है, दूसरे शहरों में बेहतर जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। उसने गलत टाइम पर अलायंस में एंट्री की। तो इस सबसे क्या सीखने को मिलता है? जितने भी सोर्सेज हैं सब एक ही बहुत पावरफुल कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे आखिरी और जरूरी सबक यही है कि अलायंस से पहले स्ट्रेंथ आनी चाहिए। मतलब खुद को एक ऐसा इंसान बनाना जिसे स्टेबिलिटी के लिए शादी की जरूरत ना हो, बल्कि वो उसे एक पार्टनरशिप के लिए चुने, एक चॉइस के तौर पर, मजबूरी के तौर पर नहीं। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा था, टाइमिंग भी लगभग उतनी ही जरूरी है जितना कि वो इंसान खुद। सही वक्त पर सही पोजीशन से अलायंस में एंटर करना पूरा नतीजा ही बदल कर रख देता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सबसे जरूरी फैसला ये है कि किससे शादी करें, या ये कि किस मजबूती की स्थिति से शादी करने का फैसला लें। शायद हम शादी के बारे में हमेशा से गलत सवाल ही पूछते आ रहे हैं।